नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीडर आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है वो क्लियर करवा रहा हूं साथियों। और हमने जो है इससे पहले जो राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट भूगोल से संबंधित आप मान सकते हो जो भी शब्दावली थी वो हमने क्लियर की थी उस पार्ट में। और इस पार्ट से हम जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो है उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर आने के लायक हैं और जो पूछे जा चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है इसका राजस्थान का मैप, जो राजस्थान का ये मैंने बना दिया है ताकि हम जो कोई भी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे तो वो आपको आसानी से मैं बता दूं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है सबसे बड़ा राज्य है साथियों। इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। किसका? राजस्थान का जो कुल टोटल क्षेत्रफल है वो। अब देखिए, संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का जो है आपके 10.45% है। कितना? 10.45% है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे राजस्थान का आकार जो है आपकी ये जो पूरा आकार है ये आपके विषम कोणीय त्रिभुज के चतुर्भुज के समान है। कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। जो जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं आप ध्यान रखना, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है ये इसकी आकृति। और ये जो है आपका जो पूरा भारत का जो नक्शा होता है, भारत का जो मैप आपने देखा होगा तो उसमें जो है उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। देखो, उत्तर ऊपर है आपके तो इस साइड में ये आ गया, और पश्चिम यानी पूर्व और पश्चिम इस साइड में। आपने भारत का जो है मैप देखा होगा, आपको पता होगा कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो राजस्थान का जो मैप है पहले तो बात होगी इस साइड में आगे यानी पश्चिम साइड में, अब वो जो ऊपर की ओर है यानी उत्तर की ओर है। ठीक है, इसलिए जो हमने इसको बोला है कि भारत के जो ये है उत्तर पश्चिमी भाग में ये राजस्थान जो है स्थित है, जो एकदम साइड में आपको देखने को मिलता है। चलिए दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। अगर पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्लियर करते हैं हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़े जिले या वृहत जिले कौन से हैं। तो देखिए, मैंने चारों के नाम लिखे हैं यहां पर। तो पहला है आपके जैसलमेर जिला, सबसे बड़ा जिला, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर का अगर आपको क्षेत्रफल बोला जाए, ये आपके दूसरा बड़ा वृहद जो है जिला है राजस्थान का। कौन सा है? बाड़मेर। इसका कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। 28,387 आपके वर्ग किलोमीटर है बाड़मेर का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए आप बीकानेर, तो बीकानेर का कितना है? 27,244 वर्ग किलोमीटर। 27,244 वर्ग किलोमीटर। अगर आपने साथ में पेन कॉपी लेके आप बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जो है प्रत्येक पॉइंट को है साथ में नोटिस करते जाइएगा। और लास्ट में अगर आपने पेन कॉपी नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे दूंगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर आराम से पढ़िए उसको, ताकि आपके माइंड में जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठ जाए और एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को फाइट कर पाए। और लास्ट आपका जोधपुर जिला। ठीक है, तो जोधपुर जो है इसका एरिया है आपका क्षेत्रफल जो है 22,850 आते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरा पॉइंट के अंदर जाना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो देखो क्रमशः अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चौथा आता है जोधपुर। अब आपको भी बता देना है कि आप कौन से जिले से जो है मेरे को देख रहे हैं और कौन से एरिया से हैं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखो आपके सामने है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ये तो सबसे बड़े की बात होगी। सबसे छोटा जिला अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे धौलपुर। इसका एरिया कितना है आपके? 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 3,034 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद अगर दूसरा जिला पूछा जाए तो वो है आपके दौसा, जिसका एरिया है आपके 3,422 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो धौलपुर और दूसरा आता है आपके दौसा। सबसे छोटा तो धौलपुर हो गया, दूसरा हो गया दौसा। ठीक है, धौलपुर का आपका क्षेत्रफल हो गया 3,034 वर्ग किलोमीटर और दौसा का हो गया आपके 3,422 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हमने जो है तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। अब ये तो कुछ इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन था राजस्थान के से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि इसकी स्थिति से क्या क्या पॉइंट जो है पुट आउट होते हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट बनता है स्थिति से रिलेटेड कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भारत के, मैंने बोला था आपको ये हो गया उत्तर ऊपर की ओर। ठीक है, ये आपका भारत का जैसे मैप होता है। ठीक है, तो इसमें यहां पर जो है आपका ये जो राजस्थान पड़ता है, तो देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, तो देखो ये उत्तर की ओर तो हो गया पहला। और दूसरा मैंने पॉइंट बोला कि पश्चिमी, तो देखिए ये उत्तर तो यहां पर है और इस साइड में भी तो है ना भारत का, ये राजस्थान का एरिया, तो ये पश्चिमी। तो देखो इसमें ये बोला है कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और
23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर से जो कितना है आपके 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है साथियों। इसका ये क्रमानुसार आपको जो है भाग यहाँ पर मैंने क्लियर करवाया है साथियों। चलिए दूसरा पॉइंट क्या क्लियर करता है कि राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। ये कर्क रेखा जो होती है आपके, ये कर्क रेखा, ये भारत का जैसे मैप मान लिया आपने, ठीक है, और यहां पर जो है ये कर्क रेखा जो गुजरती है आपके, तो ये कह रहा है कि इसके उत्तरी भाग में स्थित है। ये देखो, ये आपका आधे से ज्यादा ये भाग है। आपने मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसा आता है, तो देखो ये आधे से ज्यादा भाग जो है आपके उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर, ये दक्षिण, तो ये कर्क रेखा के आधे से ज्यादा भाग जो है आपके उत्तरी भाग में हो गया। ठीक है, यह डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा, ठीक है, डूंगरपुर जिला है उसकी दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। ये डूंगरपुर जो जिला होता है उसके दक्षिण, देखो उत्तर और दक्षिण, तो यहां पर ये दक्षिण हो गया आपके, ठीक है, तो उत्तरी ये आपके देखो डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा, तो ये डूंगरपुर जिले की जो दक्षिणी सीमा है यहां से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती, जो बांसवाड़ा जिला है आपके उसके बीचों बीच यानी मध्य से गुजरती है साथियों। दूसरा पॉइंट यहां पर हो गया क्लियर। एक और पॉइंट इसके अंदर है, मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा से सबसे नजदीक शहर है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का सबसे नजदीक शहर जो कर्क रेखा के मतलब जो सबसे नजदीक माना जाता है तो वो है आपके बांसवाड़ा जिला। ठीक है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका इसका थर्ड पॉइंट, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में होने के कारण जो है जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। ये ज्यादा से ज्यादा भाग जो है उत्तर के अंदर मौजूद होने के कारण ये क्या है आपके उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध माना जाता है साथियों। इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। यहाँ पर स्थिति से रिलेटेड जो पॉइंट बन सकते थे मैंने आपके सामने रखे हैं साथियों। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम जो है उसके ऊपर मनन जरूर करें और उसके ऊपर जो है अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए विस्तार के बारे में, ये तो अपनी स्थिति से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब इस विस्तार के बारे में देखिए तो राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अब ऊपर वाले मैप को मैं मिटा देता हूं साथियों, और अब हम जो है इसके बारे में अलग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसका कहना है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण, ये देखो ये मैंने राजस्थान का मैप क्लियर है आपके सामने, ठीक है, और इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, आप ध्यान देना आप कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण यानी यहां से लेकर यहां तक, ये आपके उत्तर, ये दक्षिण, यहां पर आपके पूर्व और ये हो गया आपके पश्चिम। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला एरिया उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी, 2826 किलोमीटर। कितनी है, 2826 किलोमीटर। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, 826 किलोमीटर आपके उत्तर से दक्षिण की ओर। और उत्तर से गंगानगर जिले के कोणा गांव, देखो अब यहां पर ध्यान रखना कि उत्तर में गंगानगर का जो कोणा गांव है, गंगानगर का जो कोणा गांव है आपके, ठीक है, गंगानगर जिले के कोणा गांव से दक्षिण, अब ये दक्षिण आ गए, यहाँ पे ऊपर तो है, देखो मैं यहाँ पे साथ में आपके साथ यहाँ पर जो है इसमें हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको रहेगा। ये है आपके गंगानगर, ठीक है, और यहाँ पे इसका गांव है कौन सा, कोणा, ये कोना है ऊपर वाला, आपको कोना ही याद रखना। ठीक है, तो गंगानगर के कोणा गांव से दक्षिण में बांसवाड़ा के बोरकुंड, दक्षिण में ये दक्षिण आपके नीचे की ओर आ गया, बांसवाड़ा के बोरकुंड। ठीक है, ये बांसवाड़ा के बोरकुंड, ठीक है, बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक इसकी सीमा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको यहां से यहां तक की लंबाई मैंने बता दी 826 किलोमीटर है। ठीक है, 826 किलोमीटर ये इतना पूरा एरिया, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का। और बाद में बोला जाता है कि ये कहां से कहां तक है, तो यहां पर गंगानगर का कोणा गांव है, वहां से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक तो है ये फैला हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर। अब बात आती है अपने पूर्व से पश्चिम की, अगर आपको पूछ ले जाए उत्तर से दक्षिण तो आपने बोल दिया 2826 किलोमीटर है गंगानगर के कोणा से लेकर बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर चले तो देखिए राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई
अब बात आती है अपने पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपका अगर आपको पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, तो देखिए आपके पूर्व से लेकर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक की अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे वहां पर 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब देखो आपने उत्तर में बताया गंगानगर का कोड़ा गांव और दक्षिण में आपके बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, ठीक है। अब ऐसे कैसे इधर और इधर कौन कौन से गांव और जिले हैं, तो देखिए यहां पर जिसका विस्तार पश्चिम में जैसलमेर, ये यहां पर आपके जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर का कौन सा गांव है भाई, तो जैसलमेर जिले के कटरा गांव है यहां पर, ये जैसलमेर जिले का कटरा गांव है। कौन सा, कटरा गांव। सम से पूर्व में धौलपुर जिले के सिलाना गांव, ये यहां पर पूर्व है, तो यहां पर आ गया धौलपुर जिला और गांव आ गया कौन सा, सिलाना। अब जिला है तो उसका अलग एक गांव भी तो होगा ना, बहुत सारे गांव होते तो लास्ट गांव कौन सा वहां तक सीमित है, उसकी सीमा कहां पर खत्म कर दी जाती है। तो यहां पर इस प्रकार हमने जो है ये पॉइंट, ये जो धौलपुर जिले का सिलाना गांव जो कि राजखेड़ा तक है, ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। और विस्तार को समझने का बहुत ही आसान तरीका है, उत्तर से दक्षिण आपको आते ही 826 किलोमीटर याद आ जाना चाहिए। और उत्तर में आपके गंगानगर का कोड़ा गांव, दक्षिण में बांसवाड़ा का आपके बोरकुंड गांव। अब बात आती है आपके दक्षिण और सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आप बताएंगे 869 किलोमीटर, ठीक है। गांव आपके जैसलमेर का कटरा गांव और पूर्व में आपके सिलाना गांव आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रकार की गलती लगती है आपको, या अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट और मिसिंग हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए साथियों, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने मैं जो है नेक्स्ट पॉइंट को आपके सामने लेके आता हूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए राजस्थान की सीमाओं में राजस्थान की उत्तरी और उत्तर पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा से लगती है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं एमपी यानी मध्य प्रदेश से तथा दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात से संयुक्त रूप से यानी एक साथ जो है लगती है। ये हमारा हिस्सा इसका जो है सीमाओं से रिलेटेड पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है, मैंने आपको राजस्थान का मैप बताया था कि ये जो पश्चिमी एरिया है ये वाला, तो ये जो है आपके पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखिए पॉइंट आपके राजस्थान की कुल स्थल सीमा जो है आपके 5920 किलोमीटर है। कितनी है, 5920 किलोमीटर है। अब देख इसमें जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी जिसको रेड क्लिफ है पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। 1070 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आपके पाकिस्तान से लगती है पश्चिम में, तथा राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा जो है 4850 किलोमीटर है और स्थल सीमा जो है इसकी 5920 है, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो है आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है साथियों, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर क्लियर होता है अपना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। किसको, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श होने वाले या पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से राजस्थान के, तब आपको वहां पे बताएंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। गबी जेबा अगर आपको याद रहेगा, गबी जेबा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले जो है गबी जेबा जो है आपके गड़बड़ जेबड़, तो ये आपके जो है ये जो है आपके पाकिस्तान की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं, ठीक है। गबी जेबा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पाकिस्तान से लगने वाली सबसे लंबी सीमा किसकी है, जैसलमेर की है साथियों, और सबसे छोटी किसकी है, बीकानेर की है साथियों। तो देखो पाकिस्तान से लगने वाली सबसे बड़ी सीमा किसकी है, आपके जैसलमेर, और सबसे छोटी बीकानेर। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर आगे क्लियर, ठीक है। और आपको चारों जिले अगर याद करने हैं तो गबी जेबा याद रखना आपको, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। फिर पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले अवरोही क्रम में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा किसको कौन स्पर्श करता है, जैसलमेर, उसके कितने हैं आपके स्थल सीमा, आपकी जो सीमा 464 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पर बाड़मेर, तो देखो बाड़मेर जो है आपके है 228 किलोमीटर, कितना है, 228 किलोमीटर जो है बाड़मेर पाकिस्तान की जो है सीमा को स्पर्श करता है।
फिर देखिए आप गंगानगर, तो गंगानगर का कितना है 210 किलोमीटर, कितना है 210 किलोमीटर। फिर लास्ट बचा अपने पास बीकानेर, तो देखो बीकानेर कितना हो गया आपके 168 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है ये गबी जेबा पाकिस्तान के साथ जो है गड़बड़ घोटाला करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है इसका लास्ट कि पाकिस्तान के बहावलपुर जो कि पाकिस्तान का जिला है, तो देखो पाकिस्तान के बहावलपुर, पंजाब प्रांत का जो मीरपुर, खैरपुर जिले, ठीक है, सिंध प्रांत जो कि राजस्थान की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले पाकिस्तान के जिले बहावलपुर, मीरपुर और खैरपुर। तो देखो इसको भी देख लीजिए आप, बमीखे, ठीक है, बमीखे आते आपको याद होना चाहिए, बहावलपुर, मीरपुर और खैरपुर, ये आपके किससे जो है राजस्थान की सीमा से जो है स्पर्श करते हैं पाकिस्तान के जिले। ठीक है, अब राजस्थान के जिले अगर आपको तो गबी जेबा, और पाकिस्तान के आए तो आपके बमीखे। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके इसके अंदर जो है आपको याद आ जाएगा, राजस्थान के आएंगे तो गबी जेबा यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर पाकिस्तान का अगर आपको पूछ लिया जाए तो बमीखे आपको याद रखना है, यानी बहावलपुर, मीरपुर और खैरपुर, ये आपके जो है राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें अगर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना साथियों, मैं जो है आपके कमेंट को जो है जरूर यहाँ पर जो पढ़कर है उसके ऊपर जो है जरूर आपके जो है बात का मनन करूंगा और उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा साथियों। अब देखिए रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा को हम जो डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी उत्तर में श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट, उत्तर में श्री गंगानगर का एक हिंदूमल कोट है, वहां से प्रारंभ होकर दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ यानी बाकासर गांव से समाप्त होती है साथियों। रेड क्लिफ रेखा जो है, अब मैं यहां पर हम देख लेते हैं, उत्तर में श्री गंगानगर, उत्तर श्री गंगानगर, ठीक है, फिर गंगानगर जिले का जो है आपके हिंदूमल कोट है, वहां से प्राप्त होती है कौन, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उत्तर में गंगानगर से लेकर आपके दक्षिण में बाड़मेर, दक्षिण में आपके बाड़मेर तक, ठीक है, दक्षिण में बाड़मेर तक जो है आपके शाहगढ़ बाकासर, आपकी जो शाहगढ़ है आपके बाकासर, वहां तक उसके गांव तक जो है ये समाप्त हो जाती है। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए, अंतर्राज्यीय सीमाओं में राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर है, कितनी, 1600 किलोमीटर से लगती है साथियों। ठीक है, आपके अंतर्राज्यीय सीमाओं में राजस्थान की सबसे लंबी, अगर अंतर्राज्यीय सीमाओं के अंतर्गत पूछा जाता है आपको, तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमाओं में जो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है आपके मध्य प्रदेश से लगती है, जो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए आप कम सीमा, अगर सबसे लंबी सीमा पूछा जाए तो आप जो बताएंगे वहां पर मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा जो है आपके पंजाब से लगती है, जो कि 89 किलोमीटर, कितने, 89 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये अंतर्राज्यीय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अंतर्राज्यीय के अंदर आपको पूछ ले जाए कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी जो है किसके साथ लगती है, वो आपके लगती है आपके मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और सबसे कम तो आप बताएंगे यहाँ पर पंजाब, जो कि 89 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके रेड क्लिफ के अंतर्गत कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक राजस्थान का सीमावर्ती जिला, पाकिस्तान के सबसे नजदीक राजस्थान का सीमावर्ती जिला, पाकिस्तान के सबसे नजदीक राजस्थान का सीमावर्ती जिला जो है, सीमावर्ती जिला मुख्यालय जो है आपके श्री गंगानगर है। कौन सा है, श्री गंगानगर, ये हुए यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक है, तो सबसे नजदीक राजस्थान का सीमावर्ती जिला, सबसे नजदीक पाकिस्तान के, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, इसमें सबसे नजदीक राजस्थान का सीमावर्ती जिला कौन सा है आपका, श्री गंगानगर। ठीक है, जबकि सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर, ये तो सबसे नजदीक हो गया, लेकिन इससे सबसे दूर, पाकिस्तान से सबसे दूर जो सीमावर्ती जिला है वो है आपका बीकानेर। किसका है, बीकानेर का है। यहां पर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सबसे लंबी जो है आपके मध्य प्रदेश से लगती है, और कम सीमा जो है आपके पंजाब से लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात होगी। उसके बाद जिला मुख्यालय की बात आती है अपनी, तो देखिए राजस्थान का सीमावर्ती जिला जो है मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो है पाकिस्तान से सबसे जो है आपके, वो है आपके श्री गंगानगर, और सबसे दूर जो है, सबसे नजदीक तो आपके श्री गंगानगर, और सबसे दूर आपके जो हो गया मुख्यालय जो है बीकानेर हो गया। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट अपनी पाली जिले की। तो देखिए पाली जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों, यानी जो 8 जिले हैं, अब उनके नाम मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूं, अजमेर, बाड़मेर,
जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर जिलों से मिलती है। किससे मिलती है? उदयपुर जिलों से मिलते हैं। तो देखो इनका फर्स्ट पॉइंट हम यहां से उतार लेते हैं, अबा जाजो, ठीक है, अबा जाजो, नारासी, ठीक है, और उ। ये आपके जो पॉइंट, अगर आप जो फर्स्ट वर्ड अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, जिस तरह का हमने गबी जेबा याद रखा था, ठीक है, और बमी खे याद रखा था। तो यहाँ पर इस प्रकार अपना जो है यहां तक का पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उससे पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। आपके सामने वही पॉइंट रखे जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक और जो इंपॉर्टेंट हो, और आपके एग्जाम से पहले आपको जो है इसको तैयार करके आप इसका रिपीटेशन कर सके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके आता हूं। तो अब हम जो है देखने वाले हैं साथियों राजस्थान के संभाग और जिलों के बारे में, ठीक है। राजस्थान के कितने संभाग है, कितने जिले हैं, उनकी क्या स्पेशल जो है विशेषताएं, आप कैरेक्टराइजेशन, वो सारी हम देखने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान के संभाग व जिले जो है 1 नवंबर को, पहले इनके बारे में जो है कुछ हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 तक जो है आपके राजस्थान में कुल 5 संभाग थे, याद रखना है आपको, ठीक है। सन 1962 में, कब? सन 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े ने जो है संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, यानी संभागीय व्यवस्था को जो है कंप्लीटली जो है मिटा दिया था, इसको बंद कर दिया था कि ये संभागीय व्यवस्था अब जो है अब नहीं रहेगी। उसके बाद है कि 26 जनवरी 1987, कब की बात है साथियों? ये 26 जनवरी 1987 को जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी ने जो है पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी संभागीय व्यवस्था जो है शुरू की थी? और उस समय छठे संभाग के रूप में अजमेर को जो है दर्जा दिया गया था। किसको? अजमेर को। कौन सा संभाग? छठा संभाग। और कौन था? अजमेर, ठीक है। अजमेर को जो है पुणे इसके अंदर जो है दर्जा दिया गया था साथियों। उसके बाद देखिए 7वें संभाग के बारे में क्या बात जो निकल के आती है, तो देखो 4 जून 2005 को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ठीक है, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे ने जो है 7वें संभाग के रूप में भरतपुर का गठन किया था साथियों। 1 नवंबर 1956 तक कितने थे? 5। उसके बाद जो है मोहनलाल सुखाड़े ने जो है 1962 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। फिर पुनः जो है आपके 26 जनवरी 1987 के अंदर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हरदेव जोशी है, उन्होंने जो है पुनः इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। उस समय जो है अजमेर को जो है छठा संभाग बनाया था। कौन सा? छठा संभाग बनाया था। उसके बाद 4 जून 2005 की घटना है कि श्रीमती वसुंधरा राजे ने जो है आपके 7वें संभाग के रूप में जो है भरतपुर का गठन किया था। किसका? भरतपुर का गठन किया गया था। तो 7वां संभाग आपके भरतपुर हो गया। तो इस प्रकार जो है राजस्थान के 7 संभाग बनाए गए। कितने? 7 संभाग, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में जो है 7 संभाग और कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। याद रखने हैं आपको, ये एक जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके साथ, याद रखने आपको। राजस्थान के अंदर कुल संभागों की संख्या 7 है और कुल जिलों की संख्या आपके कितने हैं? 33 है साथियों। तो इस प्रकार हमने यहाँ इसका इंट्रोडक्शन जान लिया। अब देखते हैं 7 संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले अपने पास आता है जयपुर संभाग, ठीक है। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत देखिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ठीक है। ये आपके जिले जो है जयपुर संभाग के अंदर आते हैं, ठीक है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा जो है आपके जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। और इसका क्या स्पेशल है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये जो है सबसे बड़ा संभाग है। क्या है ये? जनसंख्या घनत्व घनत्व की दृष्टि से जो है ये सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। कौन सा? आपके जयपुर संभाग। दूसरा देखिए कोटा संभाग। तो देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये चारों जिले जो है आपके कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? कोटा संभाग साथियों। तीसरा देखिए अजमेर संभाग। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर जो है ये आपके किसके अंदर आते हैं? अजमेर संभाग के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये राजस्थान राज्य का मध्यवर्ती संभाग है, यानी बीच का एक संभाग है जो मध्य या सेंट्राइज जो आपके स्थापित है या स्थित है। अब देखिए आप भरतपुर संभाग। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये किसके अंदर आते हैं? आपके भरतपुर संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। अब ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा?
भरतपुर संभाग, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये सबसे छोटा है और ये जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, बीकानेर संभाग, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू व हनुमानगढ़, ठीक है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू व हनुमानगढ़ जो है आपके बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, छठा संभाग दे लेते हैं हम उदयपुर संभाग। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, ये किसके अंदर आते हैं? आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं साथियों, ठीक है। यहां पर इसके अंदर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। और लास्ट वाला देख लेते हैं हम जोधपुर संभाग। जोधपुर से कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे को देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट जरूर कर लेना। जोधपुर संभाग में देख ले आप, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, पाली और जालोर, ये आपके जोधपुर संभाग के अंदर आता है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। कौन सा? जोधपुर संभाग। देखो साथियों, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए। चलिए, आपने कोटा बता दिया। जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप जोधपुर बता देंगे। इस प्रकार से जो है यहां से भी क्वेश्चन उठे जा सकते हैं, यहां से भी उठ सकते। मान लिया बूंदी जो है आपके कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो कोटा संभाग। मतलब क्वेश्चन को कहां से भी जो है घुमा फिरा के आपके सामने रखा जा सकता है और उसको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को जो है गहनता से पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर जो है आप उसको नोट डाउन कीजिए अपने पास, ताकि एक बार याद करो और उसके बाद लिखने में जो है आपको डबल बार आप जो प्रक्रिया को करोगे तो आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो होंगे याद हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार हमने जो है राजस्थान के संभाग और जिले पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो साथियों, अब हम जो है राजस्थान के भौतिक भूभाग जो है उनके बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्थिति और विस्तार जो है हमने क्लियर कर लिया है। अब देखिए आपके सामने वेगनर सिद्धांत के अनुसार अगर माने तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको इयोसीन व प्लास्टोसीन काल में जो है विश्व में दो भूखंड थे। कौन कौन से थे आपके? पहला था अंगारा लैंड और दूसरा था आपके गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। वेगनर सिद्धांत के अनुसार तो प्राचीन समय में जो भौतिक भूभाग थे वो दो भागों में विभक्त थे, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा आपके गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसके अंदर विभक्त था, जिसके मध्य कौन सा? 33 सागर विस्तृत था। कौन सा? 33 सागर जो होता है इन दोनों भूखंडों के मध्य जो है आपके विस्तृत था, फैला हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, यानी राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतीय एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। कौन से? अरावली पर्वतीय एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। अरावली पर्वतीय और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है आपके 33 सागर के जो है आपके गोंडवाना लैंड के जो है आपके अवशेष माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए आप, राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में जो है विभक्त किया गया है। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। पहला हो गया आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया आपके मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तीसरा हो गया आपके पूर्वी मैदान और चौथा हो गया आपके दक्षिण पूर्वी पठारी मैदान, ठीक है। ये 4 जो आपके जो भौतिक विभाग है इनके अंदर जो है राजस्थान के राज्य को जो है आपके राजस्थान को जो है बांटा गया 4 भौतिक विभाग में, जो आपको मैंने बता दिए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 जो है आपके राजस्थान के भौतिक भूभाग है, ठीक है। अब देखिए आप भौतिक विभाग थे। अब देखिए आप पहला लेते हैं हम यहां से जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से निकल के आ रहे हैं इससे। तो देखिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का क्षेत्र जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, थार के मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल का लगभग 62%, कितना? 62% भाग आता है और इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपके 61.11%, कितना? 61.11% है। और राजस्थान में जो है आपके 85 डेजर्ट है। कितने हैं साथियों? 85 टोटल जो है आपके डेजर्ट है। नेक्स्ट आपके पॉइंट देख इसमें है कि रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर, जिसका नाम है आपके वर्षा रेखा है, जिसके आधार पर 2 भागों में इसको जो है विभक्त किया जाता है। कौन कौन से हैं 2 भाग आपके? पश्चिम विशाल मरुस्थलीय या रेतीला शुष्क मैदान, दूसरे आपके राजस्थान बांगड़, जिसको बांगड़
या अर्ध शुष्क मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों भाग हो गए। अब हम इनके बारे में डिस्कस करें साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए साथियों, क्योंकि आपके इस चैनल के ऊपर जो है राजस्थान पटवार के जो है मॉडल पेपर बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं, इसलिए फटाफट जो है इसको आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो साथियों अब हम जो है पश्चिम विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने वहां पे दोनों भाग लिखे थे। ठीक है, राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान, पश्चिम विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान के बारे में। तो देखिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि वर्षा का वार्षिक औसत यहाँ पर क्या होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर जो वार्षिक औसत जो होता है वर्षा का वो आपके 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप दूसरा पॉइंट की क्षेत्र इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और चूरू। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और चूरू जो है आपके पश्चिम विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान के अंतर्गत आते हैं ये क्षेत्र। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और चूरू। अब देखिए कम वर्षा के कारण इसको जो है शुष्क बालू का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शुष्क बालू का मैदान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कम वर्षा होती है तो यहाँ पर जो ये एरिया है वो शुष्क रहता है, सूखा रह जाता है। ठीक है, इसलिए हम जो है इसको शुष्क बालू का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस मैदान को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये तो स्तूप युक्त है और ये स्तूप मुक्त है, दो क्षेत्र हो गए आपके। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, दूसरा जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए भाग राजस्थान बांगड़, जिसको बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान कहते हैं। अब उसके बारे में देख लीजिए आप, यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा है ये साथियों, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है ये। ठीक है, इसका उत्तरी भाग घग्गर का मैदान, ठीक है, उत्तरी भाग घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र व दक्षिण पूर्वी भाग लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी नदी बेसिन तथा मध्यवर्ती भाग नागौरी उच्च भूमि है। इसको अंडरलाइन करके मैं दिखा रहा हूं साथियों, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि है। ठीक है, अब देखिए आप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। कितना, 4 भागों में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला है घग्गर का मैदान। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था देखिए आप, पहले तो घग्गर वैदिक सरस्वती, सतलज व चौतांग नदियों की जलोढ़ मिट्टी से जो है इसका है निर्माण किया गया है, निर्माण हुआ है किसका, घग्गर का मैदान का। वापस देखिए, घग्गर, वैदिक सरस्वती, सतलज व चौतांग नदियां हैं, इनकी जलोढ़ मिट्टी से जो है आपके घग्गर मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखिए घग्गर, जब इस जो आपके घग्गर नदी होती है इसके घाट को क्या कहा जाता है साथियों, नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली। ठीक है, घग्गर नदी का जो घाट है उसको हम नाली के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। ठीक है, लूनी बेसिन या आपके गोडवार प्रदेश क्या है, यह लूनी व सहायक नदियों का अपवाह प्रदेश है। क्या, लूनी व सहायक नदियों का अपवाह प्रदेश है। कौन सा, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इस क्षेत्र की सिवाना पहाड़ियां ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहां की जो सिवाना पहाड़ियां किसके अंदर आई हुई है, आपके जालोर। ये देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, जालोर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान, ये आपके जो सिवाना पहाड़ियां हैं साथियों, ये आपके जालोर के अंदर है। ठीक है, तो देखिए इस क्षेत्र यानी जालोर की जो सिवाना पहाड़ियां हैं आपके ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन, आपके सिवाना पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अब लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश अपना क्लियर होता है। अब देखिए तीसरा, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश क्या है, तो देखिए आप नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में यह बांगड़, यह आपके बांगड़ या मध्यवर्ती भाग है जहां नमक युक्त झीलें, अंतर्प्रवाह, जलक्रम हो गया, प्राचीन चट्टानें एवं ऊंचा नीचा यहाँ पर धरातल मौजूद है। कैसा धरातल मौजूद है साथ, यहाँ पर ऊंचा नीचा धरातल मौजूद है। वापस एक बार रिपीटेशन देता हूं इसका, यह बांगड़ या मध्यवर्ती भाग, यह बांगड़ या फिर उसका जो है मध्यवर्ती भाग। अब देखिए जहां नमक युक्त जिले यानी जहां पर जो जिले है वो नमक युक्त है, नमक से मिली हुई है। ठीक है, अंतर प्रवाह, ठीक है, आंतरिक प्रवाह, जल के क्रम को, प्राचीन चट्टानें एवं यहाँ पर का जो धरातल है वो आपके ऊंचा नीचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके आ जाते हैं यहाँ पर
शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो देखिए यह बरखान स्तूपों का बाहुल्य है। यहाँ पर जो है बरखान स्तूपें जो हैं उनका बाहुल्य है। आगे मैं बताऊंगा आपको बरखान क्या होता है। देखिए यहाँ पर बरखान अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, अर्धचंद्राकार यानी चंद्राकार, जो चंद्रमा होता है वो पूरा होता है आपके गोल, चंद्रमा जो होता है पूरा चंद्रमा गोल होता है, लेकिन ये कहता है अर्धचंद्रमा, तो यहाँ पर ये लीजिए आधा कटा दीजिए इसको, तो ये अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार के जो है ये रेतीले टीले होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा को आधा कर लीजिए आप इस टाइप का, तो यहाँ पर जो टीले होते हैं रेतीले टीले वो आपके अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, इसको हम बरखान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वर्ड है यहाँ बरखान, यानी यहाँ पर अर्धचंद्राकार बालू, यहाँ पर टीले जो है उन प्रकार के स्तूपों का यहाँ पर बाहुल्य यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा है अर्धचंद्राकार रेतीले टीले। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का कुछ भाग है। चूरू, सीकर, नागौर और झुंझुनू का जो है ये कुछ भाग है, यानी यहाँ पर ये भाग जो है यहाँ पर इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो चारों भाग है वो हमने क्लियर किया है। घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट अपने क्लियर होते हैं। अब आपके सामने कुछ परिभाषाएं या शब्दावली अगर आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर बरखान आया था, अब बरखान का आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैं जो है कुछ पॉइंट्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। देखिए कभी आपको सुनने को मिले रन टाट, ठीक है, रन टाट, तो उसको ये इसका अर्थ क्या है? तो देखिए मरुस्थल में नीचे भागों में बनी अस्थायी झील है। मरुस्थल जो होता है उसके अंदर जो नीचे की ओर जो है बनी हुई अस्थायी झील है, जो कोई स्थायी नहीं है, वो कभी भी वहां से हट सकती है, मिट सकती है। ठीक है, तो वह अस्थायी जो झीलें होती है वो आपके रन टाट कहलाती है। ठीक है, दूसरा देखिए आप चंदन नलकूप, तो देखिए चंदन नलकूप क्या है? जैसलमेर के पूर्व में स्थित मीठे पानी के कारण इसे जो है राजस्थान का घड़ा कहा जाता है और चंदन नलकूप भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए हमादा। हमादा क्या है? तो देखिए चट्टानी मरुस्थलों को हमादा कहा जाता है। चट्टानी जो मरुस्थल होते हैं, जहां पर ऐसे मरुस्थल जहां पर चट्टानी ज्यादा है, तो वहां पर चट्टानी मरुस्थलों को जो है हम हमादा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रेग। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों आपके, इसलिए आपको इसको जो है अंडरलाइन करके या इंपोर्टेंट मान के चलना है। रेग, मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल को हम जो है रेग कहते हैं। यहां तक अपना पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट इस साइड में कुछ मैंने पॉइंट और भी लिखे हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके इर्ग। क्या है? इर्ग। तो देख इर्ग क्या है? रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। जो रेतीला मरुस्थल होता है आपके, वह आपके इर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? इर्ग कहलाता है रे। नेक्स्ट देखिए बरखान आ गया अपने पास। अर्धचंद्राकार जो रेतीले टीले होते हैं, जो पूरे गोल नहीं हो, आधे चंद्राकार हो, आधा चंद्रमा। ठीक है, अर्धचंद्राकार आपके आधा चंद्रमा हो गया। और ये आते आपको याद आना चाहिए, ये बरखान है। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार आपके जो रेतीले टीले होते हैं उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है? तो देखिए रे पवनों के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी पवनों के जो समकोण, ये आपके समकोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर इस समकोण के अंदर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, उनको हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है? पवनों की दिशा में बनने वाले। एक तो होता है पवनों के समकोण में, और एक पवनों की दिशा, जैसे पवन की दिशा आपके उत्तर की ओर है और उसी साइड में आपके बालू का बन रहा है, तो वो आपके जो होगा अनुदैर्ध्य होगा। अगर दक्षिण के अंदर बन रहा है तो भी आपके वो अनुदैर्ध्य, यानी जिस साइड में हवा चल रही है उसी साइड में जो बालू का बन रहे हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं साथियों। अगर इनके अंदर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है या कोई अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इनमें से आपके मेरी कोशिश रहेगी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इनका जो है मॉडल पेपर भी अलग से मैं आपके लिए लेके आऊं, और इसमें से ज्यादा जो क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। इसलिए पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट स्टेप को लेके आता हूं साथियों।